हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख चुके हैं। तो इसमें फॉर्मली हम लोग परम्यूटेशन सीखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक सही से देखो और कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते हुए फिर देखोगे, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें परम्यूटेशन, ठीक है, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में भी बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके बेसिस पे इसका जो और भी डेफिनेशन वगैरह है वो हम पहले बता चुके हैं। जैसे अगर तीन क्वांटिटीज है तुम्हारे पास ए बी सी, तो इन तीनों में से दो को लेकर के कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर ए और बी को लो तो ए बी बी ए, फिर बी सी को लो तो बी सी सी बी, फिर ए सी को लो तो ए सी सी ए। तो टोटल 6 तरीके का परम्यूटेशन पॉसिबल है इन तीन में से दो को लेकर के। तीनों को एक साथ लोगे अगर तो ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर ए को बीच में भेज दो तो बी ए सी, ठीक है, सी ए बी, और फिर ए को लास्ट में भेज दो तो बी सी ए, है ना, सी बी ए। तो ये तीनों परम्यूटेशन पॉसिबल है, माने इसमें भी टोटल 6 परम्यूटेशन पॉसिबल है। बट इसका और इसका मीनिंग अलग अलग है। इसमें टेकन 2 एट ए टाइम है, इसमें टेकन 3 एट ए टाइम है, ठीक। तो ये तो हम बता चुके हैं तुम्हें पहले। अभी इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1। मान लो n ऑब्जेक्ट्स है, इसका तुम्हें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम, इन सबको एक साथ लेके परम्यूट करना है, ठीक। टोटल तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इन सबको एक साथ लेकर के परम्यूट करना है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास टोटल यहां पे n प्लेसेस है, ठीक, और तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है O1, O2, O3, O4 डॉट 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 ON। तो देखो एक परम्यूटेशन तो तुम्हें दिख गया कि O1 से लेकर के ON तक रखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ परम्यूटेशन। कोई बच्चा इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी कर देगा, जैसे O2 कर देगा, फिर O1, बाकी सबको सेम रखा, तो ये क्या हो गया, ये एक अलग परम्यूटेशन आ गया, है ना। तो इस हिसाब से और भी हो सकता है, O1 O2 सेम रहे, O3 O4 में चेंज कर दो, O4 पहले ले आओ, O3 बाद में ले आओ। तो तुम एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है कि ऐसा कितना परम्यूटेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें n प्लेसेस पे परम्यूट करना है, कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो ये जो पहला प्लेस है, इसको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, n। कैसे, तुम्हारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी एक उठाओगे यहां पे रख दोगे, तो इसको भरने का n तरीका है। अच्छा, इस प्लेस को भरने का कितना तरीका है, n-1। जो यहां पे रखोगे वो यहां पे नहीं रख सकते हो। सिमिलरली इसको भरने का कितना तरीका है, n-2 डॉट डॉट डॉट। और जब तुम लास्ट पोजीशन पे पहुंचोगे तो इसको भरने का एक ही तरीका रहेगा, समझ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, सबको इनटू कर देंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल यहां पे एप्लीकेबल होगा। तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n-2 इंटू n-1 इंटू n। तो ये हो गया n का फैक्टोरियल। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम बराबर n का फैक्टोरियल। ध्यान रखना
यहां पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड है, ये ध्यान रखा। मतलब एक बार जो ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल। जैसे कि मान लो तुमसे बोलेगा कि कुछ भी, ये लिखा हुआ RATSM, ये कोई 5 लेटर का वर्ड है, ठीक है। बोलेगा कि इसका इससे और हम कितना वर्ड बना सकते हैं, 5, हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 5 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। तो ऑल द लेटर्स बोला उसने, मतलब आपको 5 लेटर का यूज करना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सीधा सीधा 5 का फैक्टोरियल। मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया कि n ऑब्जेक्ट है तो उसका परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, n फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन हमें टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे को एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, तो ये इसका 120 आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसी का आंसर, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, है ना। अगर इसमें हम एक चीज और कर दें कि भाई अब तुम रिपीट भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स जो है एक से ज्यादा बार में रिपीट हो सकता है, तो क्या होगा फिर, इसको भरने का n तरीका, क्यों, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक उठा के डाल दोगे। इसको भरने का भी n तरीका, क्योंकि एक चीज समझो, यहां पे n-1 क्यों आ रहा था, क्योंकि यहां पे अलाउड नहीं था, एक बार जो हमने यूज कर लिया वो यहां पे यूज नहीं करना था। लेकिन अभी कोई बंदिश नहीं है, अभी आप एक बार यूज किए, आप उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो n इंटू n, n डॉट डॉट, सारे प्लेसेस को n प्लेसेस n तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बराबर n की पावर n, है ना, रिपीटिशन अलाउड होने पे। तो ये 2 फॉर्मूला है, इसको वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, याद रखना डायरेक्टली कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं बार बार यहां पे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, n यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक जैसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट में रिपीटिशन होता है उसको अलग से हम लोग पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2 फॉर्मूला, अच्छे से याद रखना। अगला, तो जैसे नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या फिर कलेक्शन। अगेन इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। अगर तुम्हें इसका डेफिनेशन और अच्छे से समझना है तो पीछे का वीडियोस जाके देखो। वैसे भी किसी भी चैप्टर को समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है, शुरू से लेक्चर्स देखो उस चैप्टर का, प्लेलिस्ट में जाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, लेक्चर नंबर 1 से उसी ऑर्डर में देखो जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया हुआ है, तब जाके तुम्हें अच्छे से आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken r at a time। एक टाइम पे हमें r ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करना है, कितने में से, n में से r का सिलेक्शन करना है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज होता है NCR, ठीक है। कितना होता है, NCR होता है। इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छे से इसको याद रखना है, NCR का वैल्यू कितना, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वगैरह ये सब क्या है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर यू कैन कंसीडर, है ना, उसमें हमने पढ़ाया हुआ है। अब आ जाओ, देखो पहले केस में हमने क्या पढ़ाया, परम्यूटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब अगर 5 ऑब्जेक्ट था तो 5 को लेके परम्यूट करना था। अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं, मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है,
हमें केवल 3 का ही परम्यूटेशन करना है। जैसे हमने प्रीवियस बताया था ना, शुरुआत जहां पे किया, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 का परम्यूटेशन है ना, उसको कैसे करेंगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different things taken are at a time। ये कैसे निकालें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। देखो फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको, मान लो 5 ऑब्जेक्ट है O1 O2 O3 O4 O5। तुम्हें क्या करना है, इसमें से 2 को एक साथ लेके परम्यूट करना है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट उठाना है फिर उसको अरेंज करना है। अच्छा सोचो कैसे करोगे ये काम। तो तुमने सबसे पहले 5 में से 2 ऑब्जेक्ट उठाया होगा, ठीक है। तो 5 में से 2 ऑब्जेक्ट उठाने का कितना तरीका है बताना जरा। 5C2 वेज से तुम 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। 5C2 अभी उठाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसको परम्यूट भी तो कराना है। तो जैसे मान लो देखो 5C2 तुम्हें क्या बताएगा मालूम है, कॉम्बिनेशन। 5 में से 2 का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, O1 O2 हो सकता है, या O1 O3 हो सकता है, या O1 O4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब जैसे O1 O2 है तो O1 O2 रहे चाहे O2 O1 रहे, वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ। कहानी समझ रहे हो, O1 O2 रहे चाहे O2 O1 रहे, बोथ आर सेम कॉम्बिनेशन बट दे आर डिफरेंट परम्यूटेशंस। ओके सो लेकिन हमें तो परम्यूटेशन करना है, तो हमने क्या किया, 5 में से 2 निकाला पहले ऑब्जेक्ट। अब 2 ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आ गया, तुमको 2 प्लेस पे भरना है। 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 प्लेस पे भरोगे। कितना तरीका है भरने का, 2 फैक्टोरियल। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया n ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस पे भरने का, n प्लेसेस पे परम्यूट करने का कितना नंबर ऑफ वेज है, n फैक्टोरियल। तो 2 ऑब्जेक्ट को 2 प्लेसेस पे भरने का 2 फैक्टोरियल। तो यहां आंसर होगा 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज कर देते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो तुम पहले क्या करोगे, n में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे, NCR इनटू r फैक्टोरियल। तो मैंने क्या लिखा, NCR का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। r फैक्टोरियल का मतलब हुआ है ना, ये जो r ऑब्जेक्ट तुम सेलेक्ट किए हो उसको परम्यूट करने का तरीका। तो परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। तो NCR इंटू r फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। यहां पे ऑफ कोर्स रेपिटेशन विल नॉट बी अलाउड। ठीक, अच्छा तो ये जो चीज है इसको तुम अब और कैसे लिख सकते हो, इसी को NPR भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इसी को PN, R से भी रिप्रेजेंट करेगा इन सम बुक्स में तुम क्या फाइंड करोगे, NCR इंटू R फैक्टोरियल का मतलब NPR, इसी को NPR बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो ये है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे कितना है r फैक्टोरियल, ये कैंसिल करो तो ये हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसीलिए NPR का वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने बताया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे n फैक्टोरियल, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड होगा n की पावर n में से r का सिलेक्शन करना है उसका नंबर ऑफ वेज NCR, n में से r का परम्यूटेशन करना है उसका नंबर ऑफ वेज NCR इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब चीज तुमको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे जिसके बेसिस पे और अच्छे से क्लैरिटी बनेगा।
क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज three different rings can be worn in four fingers, with at most one in each finger। ठीक है, समझते हैं इस बात को। इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट रिंग्स कैन बी वर्न इन फोर फिंगर्स विद एटमोस्ट वन इन ईच फिंगर। तो क्वेश्चन वाले ने ये क्लियरली बता दिया कि एक फिंगर में एक ही अंगूठी आप पहन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। पता चला कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, हम तो तीनों अंगूठी उठा के एक ही में पहन लेंगे। पहन तो सकते हैं, सही बात है, इसी उंगली में तीनों अंगूठी पहन लिया, लेकिन वैसा नहीं करना है, जानवर के जैसा, इंसान के जैसा पहनना है। ठीक है, तो फोर फिंगर से तुम्हारे पास, चार फिंगर में पहनना है तीन अंगूठी। कितने तरीके से पहन सकते हो? ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पे फिंगर 1, यहां पे फिंगर 2, यहां पे फिंगर 3, यहां पे फिंगर 4 है ना, ये तुम्हारा नेल लगा हुआ है इस पे, ऐसे करके चार फिंगर है, और अंगूठी तुम्हारे पास तीन ही है ना। थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। तो ये टोटल चार फिंगर है जिसमें तीन अंगूठी तुम्हें पहनना है। तो एक बात बताओ, क्या करना पड़ेगा? यहां पे तीन फिंगर है, तो मैक्स टू मैक्स तीन ही अंगुली में पहनोगे, तीन अंगूठी है तो तीन ही फिंगर में पहनोगे। ठीक है, तो तुम चार में से तीन, ध्यान से सुनना, चार में से तीन फिंगर सेलेक्ट कर लो जिसमें तुम्हें पहनना है। ठीक है, मान लो तुमने ये वाला फिंगर, ये वाला फिंगर और ये वाला फिंगर सेलेक्ट कर लिया, तीन फिंगर। तो उस केस में क्या होगा? इन तीनों में अंगूठी रहेगा, इसमें अंगूठी नहीं रहेगा। ठीक, तो चार में से तीन फिंगर। अब मान लो ये तीनों फिंगर सेलेक्ट हो गया है ना, तो ये अंगूठी अलग अलग है ना। ये मान लो रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 2, ये रिंग नंबर 3। तो हो सकता है R1 यहां पे आ जाए, R2 यहां पे आ जाए, R3 यहां पे आ जाए, या फिर हो सकता है R2 यहां पे आ जाए, R1 यहां पे आ जाए, R3 यहां पे आ जाए। तो तुम समझ पा रहे हो, ये तीन ऑब्जेक्ट को जितने तरीके से हम परम्यूट कर सकते हैं, उतने ही तरीके से तुम तीन फिंगर्स में उसको पहन सकते हो। तो यहां पे जो तुम्हारा काम हुआ, ये काम तुम्हारा तभी कंप्लीट होगा जब तुम दो छोटा छोटा काम करोगे। पहले तो चार में से तीन, एक अंगूठी सेलेक्ट कर लो, चार फिंगर में से तीन फिंगर सेलेक्ट कर लो। तो उसको करने का कितना तरीका है? 4C3 अगुने ये तीन अंगूठी तीन फिंगर में, मतलब तीन प्लेस पे परम्यूट कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल। इसी को बच्चा लोग क्या बोलेगा? 4P3 है ना। तुमने वो मीम दिखा होगा है ना, किड्स मेन लेजेंड्स। तो ये किड्स करते हैं है ना, 4P3 वाला जो है किड्स यूज करते हैं, मेन ये यूज करते हैं, लेजेंड्स क्या यूज करते हैं वो बात की बात है। तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 6, यानी कि देयर आर 24 वेज जिसमें तुम तीन डिफरेंट रिंग्स को है ना चार फिंगर्स में पहन सकते हो। अगला सवाल लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 athletes participate in a race. 7 athletes participate in a race. In how many ways can the first 3 prizes be वन? ठीक है, कितने तरीके से आप पहला 3 प्राइज जीत सकते हो? 7 एथलीट है एक रेस में। तो जनरली तुमने देखा होगा स्कूल वगैरह में भी फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होता है ना। बाकी सबको क्या दे देते हैं? पेन दे देते हैं। जैसे हम लोग के स्कूल में क्या होता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को अच्छा अच्छा गिफ्ट मिलता था,
अगर वो फर्स्ट आया है तो एक बड़ा सा एक लंच बॉक्स या कुछ और अच्छा चीज़ उसको मिलता था, सेकंड वाले को थोड़ा सा उससे कम, थर्ड वाले को कुछ ज्योमेट्री बॉक्स इस टाइप का, उसके अलावा जो आता था उन सबको पेंसिल, और लास्ट वाले को टॉफी। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा कि 7 एथलीट एक रेस में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें फर्स्ट 3 प्राइज आप कितने तरीके से जीत सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी वन? तुम सोचो, एथलीट 7 है, एथलीट 1 2 4 5 6 7 और 3 प्राइज है रखा हुआ, P1 P2 P3। ठीक, तो कैसे मतलब किया जाए? फर्स्ट 3 प्राइज कितने तरीके से विन कर सकते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो। देखो, प्राइज दोगे तो आलू बैंगन को तो दोगे नहीं, प्राइज दोगे तो इन्हीं में से किसी एक आदमी को दोगे। ऐसे थोड़ी कि हवा में उछाल दोगे, लो लूट लो, जिसने लूट लिया उसका प्राइज हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ऑफ कोर्स ये 7 एथलीट रेस करेंगे, जो जीतेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको हम देंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन लाया जा सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो 7 एथलीट में से बताओ फर्स्ट वाला पोजीशन है ना कितने तरीके से आ सकता है? तुम ऐसे करो कि 7 में से 3 एथलीट सेलेक्ट कर लो जिसको फर्स्ट सेकंड 3 देना है। 7 में से 3 एथलीट सेलेक्ट करो, ध्यान से। मान लो तुमने A1 A2 A3 सेलेक्ट कर लिया, A1 A2 A3 सेलेक्ट कर लिया, 7 में से 3 सेलेक्ट किया तुमने इनटू, अब ये 3 पर्सन में 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3 पर्सन को 3 प्राइज देना है। तो देखो यहां पे A1 A2 A3, मान लो तुमने A1 को दिया प्राइज 1, मतलब फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। ऐसा भी तो हो सकता है ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, ये थर्ड आ गया, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब ये जो 3 लोग हमने सेलेक्ट किया उसमें 3 प्राइज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? जितने तरीके से ये तीनों अरेंज होगा। P1 P2 P3 कितने तरीके से अरेंज होगा? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेसेस है, 3 फैक्टोरियल। दिस शुड बी द आंसर। इसी को किड्स लोग क्या बोलेंगे? 4P3। ठीक है, तो बस सिंपल आंसर है, थोड़ा सा समझने का चीज है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। उसका आंसर कितना हो गया? 24। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इसमें। आई होप कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है। अगर तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? ये थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो, 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, 8 men and 4 women हैं। तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। सबको अगर बैठाना है, मान लो चेयर पे बैठाना है, तो 12 लोग हैं, कितना चेयर चाहिए होगा? 12 चेयर चाहिए। तो मान लो चेयर का नंबरिंग हमने कर दिया, चेयर नंबर 1, चेयर 2, चेयर 3,
चेयर 4, चेयर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये टोटल 12 चेयर एक लाइन से लगा हुआ है। इस पे हमें 8 मेन और 4 वेमेन को बिठाना है। ठीक, एक रो में, रो का मतलब ऐसे एक लाइन से लगा हुआ है। सो दैट वेमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। ये ट्विस्ट ला दिया कहानी में। जो विमेन है ना, जो औरतें हैं, महिलाएं, उन्होंने बोला कि भैया हम तो इवन प्लेस वाले पे ही बैठेंगे, हमारा तो आज व्रत है ना, इस दिन हम सिर्फ केवल इवन नंबर ही देखते हैं। ऑड इवन वाला फॉर्मूला याद है, दिल्ली में लागू हुआ था, तो वैसा ही चीज है कुछ। हम तो केवल इवन प्लेसेस पर ही बैठेंगे, बाकी जगह पे बैठेंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मतलब तुम लोग किस पोजीशन पे बैठोगे? या तो सेकंड नंबर, देखो फर्स्ट पोजीशन है तो इवन प्लेस कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सारा जो प्लेसेस है दीज आर इवन प्लेसेस। बाकी सबका प्लेस क्या है? ऑड प्लेस है। अच्छा, तो भैया इवन प्लेस पे हमको 4 वेमेन को बिठाना है, तो कितना प्लेस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेयर तो 6 है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही महिला 2 चेयर ले आएगी, एक पैर इस पे एक पैर इस पे, वैसे नहीं बैठना है। एक चेयर पे एक ही आदमी बैठेगा, एक ही महिला बैठेगी। तो पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 6 चेयर है ना, तुमको 4 को बिठाना है, तो इस 6 में से कोई 4 चेयर तुम सेलेक्ट कर लो। इस 6 में से कोई 4 चेयर तुम सेलेक्ट कर लो। पहले मान लो ये और ये तुमने सेलेक्ट कर लिया, तो 4 चेयर सेलेक्ट हुआ। बाकी इन दोनों पे क्या होगा? सॉरी, इन दोनों पे क्या होगा? पुरुष आके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चेयर खाली है उस पे पुरुष बैठ सकते हैं। तो अब 4 प्लेसेस पे 4 महिलाएं किस तरीके से, कितने तरीके से अरेंज होंगी? 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो 64 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा करने से क्या हुआ? वेमेन आर सीटेड, वेमेन बैठ गई, महिलाओं को मैंने बैठा दिया, लेडीज फर्स्ट, है ना। अच्छा, अब पुरुष हैं, पुरुष को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कहीं भी बैठा दो। तो C1 से लेके C12 तक 4 सीट भर गया, महिलाएं बैठ गई। बाकी कितना प्लेस बचा? 8। कितने लोगों को बैठना है? 8 लोगों को। कितने तरीके से? 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो इनटू 8 फैक्टोरियल। ये कितने तरीके से हमने बिठाया है? किसको बिठाया है? मेन को बिठाया है। ठीक है, तो पहले मतलब हमने एक चीज समझ लेना, हमेशा क्वेश्चन में पहले रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करने का सोचना। जो क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, सोचना कि ये रेस्ट्रिक्शन कैसे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तब जाके जो है हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये था कि विमेन को केवल इवन प्लेसेस पे बिठाना है, तो पहले हमने विमेन को ही बैठा दिया, फिर पुरुष को बैठाया। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करा के करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। Okay, next question. How many words with or without meaning can be formed using all letters of word equation repetition not allowed। ये क्वेश्चन तो ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन मजाक करने के लिए दे दिया। ऐसा वर्ड्स बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। उसका कोई मीनिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये तो तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर मीनिंग निकालने बैठ जाओगे तो पूरा इंग्लिश डिक्शनरी भी कम पड़ जाएगा। कुछ भी बना दिया, मान लो कोई इसका बना दिया QUAT ऐसे करके, तो इसका क्या मीनिंग है ये तुमको पता थोड़ी ना चलेगा।
तो ये बेवकूफ़ी वाला चीज़ नहीं पूछेगा कोई तुमसे, तो विद और विदाउट मीनिंग ही रहेगा। जब भी वर्ड फॉर्मेशन होगा तो विदाउट मीनिंग ही बनेगा, पक्की बात है। तो इसमें सारे लेटर्स का वर्ड यूज करना है, सारे लेटर्स को यूज करके फिर वर्ड बनाना है। मतलब कितना ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारे पास टोटल 8 लेटर्स है, या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोलूं तो 8 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज करोगे, 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो उतना वर्ड्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला, ठीक है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स है ना, ब्रैकेट में लिख लेना विद और विदाउट मीनिंग, मैं लिख नहीं रहा हूं, विद और विदाउट मीनिंग, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड लॉगरिदम। उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या बोला था, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, उस वर्ड का सारा लेटर एक साथ इस्तेमाल करना है ना। यहां पे कितना इस्तेमाल करना है, 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करना है। ऑफ कोर्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तुम्हारे पास 9 ऑब्जेक्ट है। 9 में से 4 को सेलेक्ट करोगे, 4 को परम्यूट करोगे। ठीक है, तो 9 में से 4 पहले सेलेक्ट करोगे, कितना तरीका है उसका, 9C4 से 4 लेटर सेलेक्ट करोगे। 4 लेटर आ गया तो 4 प्लेस पे अरेंज करोगे, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल से। ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसी को तुम 9P4 बोल सकते हो, या फिर इसी को तुम P9,4 बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। लिख लो इस बात को। अच्छा 10 है क्या, नहीं, लॉगरिदम अगर है, लॉगरिदम्स बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या था, लॉगरिदम्स था, तो आंसर क्या हो जाता, 10P4, बट हमने लॉगरिदम लिया ना, तो कोई बात नहीं, 9P4 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, क्या है, इन एन एग्जामिनेशन हॉल, एक एग्जामिनेशन हॉल है ना, 4 रोज ऑफ चेयर्स है उस एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। ईच रो हैज 8 चेयर्स, वन बिहाइंड अदर। मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूं पहले। एक एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें 4 रो ऑफ चेयर है, हर रो में 8 चेयर है, वन बिहाइंड द अदर। ठीक है, इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो, है ना, इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो। देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो मैं क्वेश्चन कुछ कुछ बीच में बोल दूंगा, तुम लोग कॉपी पे लिख लेना। मैं उतना लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लास, इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स, है ना, बिलोंग टू सेम क्लास, एंड no 2 adjacent rows are allotted to the same class. No 2 adjacent rows are allotted to same class. ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 क्लास है, 2 क्लास, दोनों में 16 स्टूडेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी 16 स्टूडेंट है, सेकंड में भी 16 स्टूडेंट है, और ये सब कंडीशन दे रखा है कितने तरीके से आप बिठा सकते हैं।
ठीक है, तो चलो क्वेश्चन तो अभी हमने बोला था, अभी उसको डायग्राम बना के थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे उसको करेंगे। चलो इसको देखते हैं। 4 रो है चेयर का, ईच रो हैज 8 चेयर, है ना। तो यहां पे 4 रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2। देखते हो सिनेमा हॉल में जाते हो तो ऐसे करके चेयर लगा होता है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये एक रो है, फिर ऐसे आगे होता है दूसरा रो, ऐसे करके बहुत सारा रोज होता है, ठीक है। तो टोटल 4 रो है, रो नंबर 3, रो नंबर 4। चारों ही रो में 8-8 चेयर लगा हुआ है। जैसे इस रो की बात करें तो 8 चेयर है ना, ऐसे करके सब में 8-8 चेयर लगा हुआ है। क्या बोला, ईच रो हैज 8 चेयर्स, वन बिहाइंड द अदर, है ना, बिल्कुल इसके एकदम आगे पीछे। इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लास, नो 2 एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड टू द सेम क्लास। अच्छा, तो भैया क्या है ना कि क्लास में बच्चों के बीच बड़ा दोस्ती है, वो दोनों क्लास के बच्चों के बीच भयानक दुश्मनी है ना। इंडिया पाकिस्तान टाइप का क्लास है, एक क्लास इंडिया का है, एक क्लास पाकिस्तान के बच्चों का है, दोनों में 16-16 स्टूडेंट है। तो इंडिया वाला बच्चा सब बोला कि किसी भी कीमत पे हम पाकिस्तान वाले के साथ नहीं बैठ सकते हैं, बैठेंगे तो बम धमाका हो जाएगा, ठीक। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको दिल पे मत लेना कोई। तो भाई है ना, इंडिया वाले बच्चे एक साथ बैठेंगे एक बेंच पे, पाकिस्तान वाले बच्चे एक साथ बैठेंगे एक बेंच पे। लेकिन अगर दोनों रो, क्या बोल रहा है कि दोनों रो भी एक ही इंडिया का नहीं हो सकती। जैसे अगर इंडिया वाला इसमें बैठ गया तो फिर पाकिस्तान वाला बोला कि हम इसमें बैठेंगे। समझ रहे हो कहानी, बोला ना, नो 2 एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड टू द सेम क्लास। अच्छा ओके, तो एक काम करते हैं, टोटल माने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से। यहां पे इंडिया वाले को बैठा दें तो यहां पाकिस्तान बैठेगा, फिर यहां इंडिया यहां पाकिस्तान, या फिर क्या हो सकता था, यहां पाकिस्तान बैठे यहां इंडिया, यहां पाकिस्तान यहां इंडिया। यही 2 पॉसिबिलिटी है ना। पी लिखा हुआ है मतलब कि इस रो में खाली पाकिस्तान बैठेगा, इस रो में भी खाली पाकिस्तान, इस दोनों में खाली इंडिया। अब देखो दोनों क्लास में 16-16 बच्चे हैं, इंडिया वाले क्लास में भी 16 बच्चा, पाकिस्तान वाले क्लास में भी 16 बच्चा। तो कितने तरीके से बैठा सकते हो, पहले यार इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। तो भैया तुम्हें 8 जगह पे 8 बच्चों को बिठाना पड़ेगा, टोटल 16 बच्चे हैं, तो कैसे बिठाओगे। टोटल तुम्हारे पास 16 स्टूडेंट्स हैं इंडिया वाले, इसमें इंडिया को ही बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठाओगे बताओ। तो तुम एक काम करो, 16 में से 8 बच्चों को सिलेक्ट करो, ठीक है। जो इंडिया वाले 16 बच्चे हैं उसमें से 8 को सिलेक्ट करो और इनटू 8 फैक्टोरियल करो, तो इस रो में सब बैठ जाएंगे। 16C8 इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। और 8 को इस रो में बैठाना है तो इंटू फिर से 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 16C8 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। कोई दूसरा मेथड हो सकता है क्या इसका, सोचने दो मुझे। 4 rows of chair, each row has 8 chairs, one behind the other. In each row, all students belong to the adjacent rows. No adjacent rows are same class. 16 में से 8 हम क्यों सेलेक्ट करें, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहां पे, देखो वैसे मत करो, इसमें तुम लटक जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो टोटल चेयर तो 16 है ना, मुझे पता है कि पहला रो और तीसरा रो पे बिठाना है, फर्स्ट रो और थर्ड रो। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना है, 16 है। ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ चेयर है 16, 16। और टोटल इंडिया वाला भी 16 है। तो 16 बच्चों को 16 चेयर पे कितने तरीके से बिठाओगे, 16 फैक्टोरियल इनटू, पाकिस्तान वाला को भी नहीं बिठाया तो उसके लिए भी 16 चेयर अवेलेबल है, 16 बच्चे हैं
तो उसको बिठाने का भी 16 फैक्टोरियल तरीका तुम समझ पा रहे हो। आई पी के कॉरेस्पॉन्डिंग 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल हमने आराम से बिठा दिया। टोटल इसको मिलाकर 16 चेयर है, उस पर 16 बच्चे कितने तरीके से बैठेंगे 16 फैक्टोरियल। फिर पाकिस्तान के लिए भी 16 चेयर अवेलेबल है, 16 बच्चे हैं 16 फैक्टोरियल। तो ये इस केस का आंसर आया, बताना किसका आंसर आया, इस वाले केस का। अच्छा इस वाला ये वाला जो केस है इसका भी तो इतना ही आंसर आएगा, तो प्लस करना पड़ेगा। केस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो प्लस 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा 2 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ये इस तरीके से हमने बिठा दिया। तो दिस वाज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।